सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 20 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। अभी हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 25 अप्रैल को। आप जानते हो हर साल 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे के रूप में मनाया जाता है। तो ये जो दिन है ये दुनिया भर में मलेरिया के खिलाफ लड़ने के लिए, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। बात करेंगे इस बार की थीम क्या रही। हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइव्स, यानी कि मलेरिया रोग के बोझ को कम करने और जीवन बचाने के लिए नवाचार का उपयोग करें। नवाचार यानी कि इनोवेशन। अच्छा, वैसे हमारा लक्ष्य क्या है मलेरिया को खत्म करने का? 2030 का है। और ये जो मलेरिया है ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। और ये परजीवी हमारे खून में कैसे पहुंचता है? मच्छर के काटने से। और कौन सा मच्छर? मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से। और यहां से एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का प्रश्न बनेगा, आपके एग्जाम में आएगा। मान लो कि पूछा मलेरिया की पहली वैक्सीन अभी WHO ने वेरीफाई की थी, उसका नाम क्या है? तो आंसर होगा मॉस्क्यूरिक्स। और अगर आप हमारे करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो देखते होंगे तो ये प्रश्न वहाँ पे जो स्टैटिक क्वेश्चन हम लोग करते हैं कई बार मैं आप लोगों से पूछ चुका हूँ, तो इसको याद रखेंगे आप। चलिए अप्रैल महीने के सारे इंपॉर्टेंट डेज को एक बार रिवाइज करते हैं। याद है तो साथ साथ बोलना। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया था। 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया। 2 अप्रैल को ही अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया। 4 अप्रैल को खान जागरूकता और खदान कार्य में सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस होता है। 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस मनाया। 6 अप्रैल को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया था। 9 अप्रैल को CRPF ने शौर्य दिवस मनाया था। 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे होता है। 11 अप्रैल को एक तो पार्किंसन डे और राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस नेशनल सेफ मदरहुड डे मनाया। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है। 13 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस और सियाचिन डे मनाया। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया। 15 अप्रैल को वर्ल्ड आर्ट्स डे विश्व कला दिवस मनाया। 16 अप्रैल को विश्व आवास दिवस यानी कि वर्ल्ड वॉइस डे मनाया। और 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया, वर्ल्ड हेरिटेज डे। 19 अप्रैल को वर्ल्ड लीवर डे मनाया। 21 अप्रैल को 2 दिन मनाए, विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस यानी कि वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे और नेशनल सिविल सर्विसेज डे। अभी 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया था और 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे के रूप में मनाया। तो अप्रैल के सारे इंपॉर्टेंट डेज आपको याद रखने, और याद रखने के लिए आप क्या करोगे, इनको बार बार रिवाइज करो और पढ़ने के बाद इनकी क्विज जरूर लगाएं। मैं आपको बता दूं, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल का अभी तक जितने भी आपके इंपॉर्टेंट डेज हैं उनकी क्विज बना करके अपलोड कर दी जा चुकी है आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे। मार्च की छुट्टी हुई थी, कुछ टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स आपके वो कल पूरे अपडेट कर दिए गए हैं। पूरा मार्च आपका कंप्लीट अपडेट हो गया है क्विज में, चाहे वो अपॉइंटमेंट्स हो, अवार्ड्स हो, रैंकिंग एंड इंडेक्सेस हो, मिलिट्री एक्सरसाइज, जितने भी टॉपिक्स आपके हैं करंट अफेयर्स के वो सारी क्विज अपडेट कर दी गई है। तो वहाँ जाओ और सभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी क्विज टॉपिक वाइज लगाना स्टार्ट कर दो। अगर अभी तक शुरू नहीं किया और शुरू कर दिया है तो बार बार रिवाइज भी करो ताकि भूलो नहीं। क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करके शेयर जरूर कर देना। हम बढ़ते आगे। और हाँ, एक काफ़ी ज़बरदस्त न्यूज़ और खुशखबरी है आप लोगों के लिए। अगर आप SSC, बैंक या फिर किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बस खुश हो जाओ, क्योंकि अनअकैडमी लेकर के आ रहा है अनलॉक 20 ऑफर। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। और अगर आप अपना कोड क्रैक एग्जाम 10 यूज करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट मिलने वाला है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे। उसके अलावा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के परचेज करने पे आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी मिलने वाले हैं, जैसे कि इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स की आपको लाइव क्लासेस देखने को मिलेंगी। उन क्लासेस में आप क्वेश्चन पूछेंगे और उनका सॉल्यूशन भी आपको हाथों हाथ मिलेगा। 24/7 डाउट सॉल्विंग क्लासेस रहेंगी। कोई भी डाउट हो कभी भी पूछो, दिन में पूछो, रात में पूछो, शाम को पूछो, आपको उसका सॉल्यूशन हैंड टू हैंड मिलेगा। पर्सनलाइज एकेडमिक काउंसलिंग आपकी रहेगी। काफ़ी सारे लाइव टेस्ट रहेंगे, क्विजेज रहेंगी। और आप जानते हो टेस्ट लगाने से, क्विज लगाने से, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने से आपकी प्रिपरेशन और मजबूत होती है। जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं उनकी PDF आपको वहाँ पे मिला करेंगी। तो मैं आपको बता रहा हूँ इससे बेहतर मौका कभी नहीं मिलेगा आपको सब्सक्रिप्शन लेने का। तो आज ही जाओ और ज़्यादा मत सोचिए, लिंक आपको मिल जाएंगे सारे डिस्क्रिप्शन में। यूज करिएगा क्रैक एग्जाम 10 कोड को इन सभी बेनिफिट्स को अवेल करने के लिए। सो क्रैक योर SSC और बैंक और यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्सेल इन योर एग्जाम्स। लेट्स क्रैक इट।
फिर बताइए, अभी हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 में भारोत्तोलन वेटलिफ्टिंग में किसने गोल्ड जीता? तो आंसर होगा गोविंद सुनील महाजन। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ये इसका दूसरा संस्करण है जो कहाँ पे चल रहा है? कर्नाटक में। तो गोविंद सुनील महाजन इन्होंने वेटलिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता है। जबकि महिला वेटलिफ्टिंग में बात करोगे तो 45 किलोग्राम कैटेगरी में कोमल कोहर ने जीता गोल्ड। अच्छा, वेटलिफ्टिंग की जब भी बात आती है एक नाम आपको ज़रूर याद आता होगा, मीराबाई चानू का नाम। ये वैसे तो मणिपुर से हैं और टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने सिल्वर जीता था। उसके अलावा अभी बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 इनको चुना गया था। और सिंगापुर इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग टूर्नामेंट, इसमें मीराबाई चानू ने गोल्ड जीता था। और अभी दिसंबर में जो ताशकंद में कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021 हुई थी उसमें संकेत महादेव सागर ने गोल्ड जीता था। अच्छा, वेटलिफ्टिंग से दो प्रश्न और अच्छे बनेंगे कि ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो आंसर होगा कर्नम मल्लेश्वरी। अब ये प्रश्न मैं आपको यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये एक वेटलिफ्टर है और सन 2000 में जो सिडनी ओलंपिक हुए थे उसमें इन्होंने ब्रोंज जीता था और इस तरह से ये ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। और अभी इनका नाम करंट अफेयर्स में भी था। ये दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पहली वाइस चांसलर बनी है। अच्छा, प्रश्न अगर ऐसे मान लो पूछा जाता कि ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? अब मैंने प्रश्न में यूं नहीं पूछा पहली भारतीय महिला कौन बनी, मैंने पूछा पहले भारतीय कौन बने। तो फिर आंसर हो जाएगा केडी जाधव। ये पहलवान है और 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में कुश्ती में इन्होंने ब्रोंज जीता था। तो दोनों प्रश्नों को थोड़ा सा अलग अलग सेपरेट करके याद रखना। वैसे इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन का हेडक्वार्टर मिलेगा लुज़ेन स्विट्जरलैंड में। और यहाँ से एक और करंट अफेयर्स का प्रश्न आप याद रख सकते हो कि अभी इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन बने थे? तो आंसर होगा सहदेव यादव। बाकी खेलो इंडिया की बात चल रही है तो यहाँ से भी एक अच्छा प्रश्न बनेगा कि ये जो आपका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण जो कर्नाटक में चल रहा है इसका शुभंकर क्या है, मैस्कॉट? तो आंसर हो जाएगा वीरा। अच्छा बताओ, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण इस साल होगा और पांचवा भी इस साल होगा, कहाँ पे होगा? चलो ये प्रश्न आप ही के लिए रहेगा, होमवर्क प्रश्न। चौथा और पांचवा संस्करण कहाँ पे होगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का? बताओ, हम बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अप्रैल 2022 में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा उलानबतर। और ये उलानबतर ये किस देश की कैपिटल है? तो ये भी एक अच्छा प्रश्न है, स्टैटिक प्रश्न है। मंगोलिया की कैपिटल है उलानबतर। और एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन यहाँ पे किया गया अभी 19 से 24 अप्रैल तक। तो बात करेंगे कि यहाँ पे भारत का परफॉर्मेंस कैसा रहा। भारत ने टोटल 17 मेडल जीते हैं जिसमें से 1 रहा गोल्ड, 5 रहे सिल्वर और 11 हैं ब्रोंज। और ये जो गोल्ड है ये किसने जीत लिया? रवि कुमार दहिया ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड जीत लिया इन्होंने। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे यहाँ से, वो मैंने आपको बताए। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछने वाला हूँ। अभी हमने पढ़ा था अप्रैल में ही इनविक्टस गेम्स 2022 ये कहाँ पे हो रहे हैं? तो आंसर होगा हेग नीदरलैंड में। और अगले साल कहाँ पे होंगे? 2023 में ये जर्मनी में होंगे। आपको बताएं अभी 71वीं सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2022 ये कहाँ पे हुई थी? चेन्नई में हुई थी, जिसमें पुरुष वर्ग में तमिलनाडु जीता था पंजाब को हरा करके और महिला वर्ग में रेलवे जीता था तेलंगाना को हरा के। चलो बताओ, अगले साल 2023 में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ पे होंगे? भारत में होंगे। और अगले साल ही महिला FIH हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप का 10वां एडिशन कहाँ पे होगा? चिली के सेंटियागो में। वैसे आपको याद होगा अभी 2022 में FIH जूनियर वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप जो हुआ था साउथ अफ्रीका में, उसको नीदरलैंड ने जीत लिया जर्मनी को हरा के। और साउथ अफ्रीका में अगले साल 2023 में पहली बार अंडर 19 वुमेन्स वर्ल्ड कप भी होंगे, तो साथ में ये भी याद रख लो। और अंडर 19 की बात है तो आपको याद आएगा अभी जो अंडर 19 वर्ल्ड कप हुए थे उसको भारत ने जीता था, उसमें भारत के कप्तान थे यश धूल। अभी ICC T20 वर्ल्ड कप भी हुआ था यूनाइटेड अरब अमीरात और ओमान में, जिसको ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया। और अभी 2022 में ही ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप भी हुआ था, न्यूजीलैंड में हुआ था वो, जिसको ऑस्ट्रेलिया ने ही जीता है इंग्लैंड को हरा के। और अगले साल जो आपके ICC मेंस वर्ल्ड कप होंगे वो तो आप जानते ही हो भारत में होंगे। चलो ये बता दो 2024 में जो ICC T20 वर्ल्ड कप होंगे वो कहाँ पे होंगे? US और वेस्ट इंडीज़ में होंगे।
और अगर मैं आपसे पूछूं कि 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स है वो कहाँ पे होंगे, बर्मिंघम इंग्लैंड में, और 2026 वाले कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पे होंगे, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में। बाकी इस साल के अंत में फीफा वर्ल्ड कप होने हैं कतर दोहा में। अच्छा, एक और अच्छा प्रश्न है, ये आपके लिए रहेगा प्रश्न, होमवर्क प्रश्न समझो इसे, कि फिडे चेस ओलंपियाड 2022 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा। पहली बार भारत में होगा, ये तो मैं आपको बता दूं। भारत में कहाँ पे होगा ये आपको बताना है। हम बढ़ते आगे। अच्छा, फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे फ्रांस के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया, तो आंसर होगा इमैनुअल मैक्रोन। तो फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन को लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए चुन लिया गया है। अच्छा, अभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन बने थे, शहबाज शरीफ, जो कि बिल्कुल शरीफ नहीं है। आइवरी कोस्ट के फिर से प्रधानमंत्री बन गए पैट्रिच अची, और हंगरी की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी थी कैटलिन नोवाक। और वैसे हंगरी के अभी फिर से प्रधानमंत्री कौन बने, विक्टर ओरबाल। बात फ्रांस की है तो ये रहा मैप में फ्रांस। देखो, इसकी कैपिटल पेरिस है, और पेरिस में आपको यूनेस्को का हेडक्वार्टर मिलेगा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मिलेगा, OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर आपको यहीं पे मिलेगा, और करेंसी यहाँ की यूरो है। प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन फिर से बन गए हैं, और प्रधानमंत्री हैं जीन कोस्टेक। आपको बताया 2024 में जो ओलंपिक होंगे वो यहीं पे होंगे, पेरिस फ्रांस में। अभी हमने फ्रांस के साथ में, मार्च की बात है, फ्रांस के साथ में हमने वरुण नाम की एक्सरसाइज भी की है अरब सागर में। और वैसे तो आप जानते ही हो फ्रांस के साथ कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं हम, वरुण करते हैं, गरुड़ करते हैं, शक्ति करते हैं। एक हमने डेजर्ट नाइट नाम की एक्सरसाइज भी की थी पिछले साल राजस्थान में। और आपको याद होगा फ्रांस ने 6 महीनों के लिए, इस साल जनवरी से लेकर जून तक के लिए यूरोपियन संघ की अध्यक्षता भी संभाली है। यूरोपियन संघ, यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ब्रुसेल, बेल्जियम में। बढ़ते आगे। अच्छा, बताइए, छठे इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स अवार्ड्स 2022 में वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा बीना मोदी को। तो मोदी एंटरप्राइजेस की चेयरपर्सन है डॉक्टर बीना मोदी। इनको छठे इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स अवार्ड्स 2022 में वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्या नाम है, बीना मोदी। बाकी फाल्गुनी नायर नायका की CEO हैं ये, और इनको 2021 के लिए EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर नामित किया गया था, पढ़ा था हमने। बबीता सिंह, अभी कल ही पढ़ा शायद, ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 के रूप में इनको चुना गया। हरनाथ संधू 70वीं मिस यूनिवर्स का खिताब जीता इन्होंने, जो कि चंडीगढ़ से हैं, याद रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में सरकार ने IIM निदेशकों के लिए सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट की एज को 65 ईयर से बढ़ाकर कितना कर दिया, तो आंसर होगा 70 ईयर। तो अभी केंद्र ने IIM के निदेशकों के लिए रिटायरमेंट की एज को 5 साल से बढ़ा करके 70 साल कर दिया है, जो अभी तक 65 ईयर थी। और मैं आपको बता दूं, IIM की स्थापना भारत के योजना आयोग की सिफारिश के आधार पर भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने की थी। अच्छा, मुझे बताओ, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट एज कितनी होती है, 62 ईयर, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की कितनी होती है, 65 ईयर होती है। चलो मुझे बताओ, अभी किस राज्य ने आबकारी अधिनियम में संशोधन कर शराब के सेवन की आयु सीमा को 25 वर्ष से 21 वर्ष कर दिया, किसने, हरियाणा ने, ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, भारत में 5 से 12 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण हासिल करने वाला पहला टीका कौन सा है, तो आंसर होगा कॉर्बेवैक्स। तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के विशेषज्ञ पैनल ने 5 से 12 साल के बच्चों के लिए कॉर्बेवैक्स के लिए आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण देने की सिफारिश की है। तो हैदराबाद की जो कंपनी है बायोलॉजिकल ई, इसने इस दवा को बनाया है, इस वैक्सीन को बनाया है, जिसका नाम है कॉर्बेवैक्स। और कोविड-19 के खिलाफ भारत का ये पहला स्वदेशी रूप से विकसित RBD प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है। फिलहाल इसे 12 से 14 साल के बच्चों को दिया जा रहा है। इसका नाम है कॉर्बेवैक्स। अच्छा, कोवैक्सीन को किसने बनाया है, भारत बायोटेक ने, जो कि हैदराबाद की ही कंपनी है। और कोविशील्ड को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ने बनाया है। ज़ाइकोव-डी, ये DNA आधारित पहली वैक्सीन है, इसको बनाया जाइडस कैडिला ने। और अगर आपसे पूछे कि कोविड-19 DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन सा बना, तो आंसर होगा भारत, और उस वैक्सीन का नाम ज़ाइकोव-डी है। और प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को प्रमाणित करने वाला पहला देश कौन सा बना, कनाडा बना।
और उस वैक्सीन का नाम है कोविफेंज। चलो मुझे बताओ, अभी वैज्ञानिकों ने इंसान के शरीर में एक नया अंग खोजा है जिसका नाम रखा था रेस्पिरेटरी एयरवेज सेक्रेटरी। कहाँ पे खोजा है? तो आंसर होगा लंग्स में, फेफड़ों में। याद रखना, बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, अप्रैल 2022 में दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला काने तनाका का निधन हो गया। वे किस देश की थी? तो आंसर होगा जापान की। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के द्वारा घोषित दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला थी ये जापान की काने तनाका, जिनका अभी 119 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। अब बात जापान की है, तो ये रहा मैप में जापान। अच्छा, जापान की कैपिटल टोक्यो है, करेंसी येन है, प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में? फूमियो किशिदा है। और पूर्व जो प्रधानमंत्री थे कौन? शिंजो अबे। इनसे दो प्रश्न याद रखना। एक तो 2021 में पद्म विभूषण के लिए इनको चुना गया था, उसके अलावा भी नेताजी अवार्ड 2022 भी इनको मिला है। ये जापान के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे थे शिंजो अबे। और जापान की संसद को क्या कहते हैं? डाइट कहते हैं। सूर्योदय का देश, लैंड ऑफ राइजिंग सन, जापान को ही कहा जाता है। और जापान को सुकुमारों का देश, निप्पन या सूर्योदय का देश, मैंने आपको बताया, ये सब कहा जाता है। आपको याद होगा भी जापान के वैज्ञानिकों ने एक नई आकाश गंगा गैलेक्सी को खोजा था, उसका नाम रखा था HD1। ये प्रश्न क्यों बता रहा हूं मैं आपको? क्योंकि ये अभी तक खोजी गई सबसे दूर स्थित एक गैलेक्सी है। अभी आपको याद होगा जापान के साथ में हमने इस साल धर्मागार्जन नाम का एक्सरसाइज किया था फरवरी में। कहाँ पे? कर्नाटक के बेलगाम में। वैसे हम जापान के साथ धर्मागार्जन हो गया, जिमैक्स हो गया, शिन्यू मैत्री हो गया, सहयोग काजिन हो गया, ये सब एक्सरसाइज करते हैं। एक मालाबार एक्सरसाइज भी करते हैं जिसमें क्वाड कंट्रीज होती हैं, मतलब भारत, जापान, US और ऑस्ट्रेलिया। और जापान का एक सुपर कंप्यूटर है जो कि दुनिया का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर है, जिसका नाम है फुगाकू। और अभी जापान ने फुकुओका पुरस्कार से सम्मानित किया था पी साईनाथ को। याद रखना, ये सब बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अप्रैल 2022 में नौसेना कमांडरों के सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो आंसर होगा पहला। तो अभी 25 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल 2022 तक नौसेना कमांडरों के सम्मेलन का पहला संस्करण आयोजित किया गया। ये जो सम्मेलन है नौसेना कमांडरों के लिए सैन्य रणनीतिक स्तर पर महत्वपूर्ण समुद्री मामले पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। अच्छा बताओ तो सही, हमारे नेवल चीफ कौन है? R हरिकुमार है। और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को होता है। वैसे एयर चीफ मार्शल आपके विवेक राम चौधरी हैं और एयरफोर्स डे हम 8 अक्टूबर को मनाते हैं। आर्मी चीफ अभी नए बन गए हैं मनोज पांडे, और आर्मी डे 15 जनवरी को मनाते हैं। याद रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, फोर्ब्स के अनुसार किसने विश्व के 5वें सबसे धनी व्यक्ति के रूप में वॉरेन बफे को पीछे छोड़ दिया? तो आंसर होगा गौतम अडानी। तो अडानी ग्रुप के चेयरमैन हैं गौतम अडानी, और अभी ये वॉरेन बफे को पछाड़ करके दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। तो फोर्ब्स के अनुसार उनकी जो संपत्ति बताई गई है 123.7 अरब डॉलर तक पहुंच गई है, जबकि वॉरेन बफे की 121.7 अरब डॉलर ही है। तो इनसे ऊपर कौन कौन है, यानी कि इस दुनिया के सबसे पहले अमीर व्यक्ति आप जानते ही हो एलन मस्क हैं, दूसरे जेफ बेजोस हैं अमेजन वाले, तीसरे बर्नार्ड अर्नॉल्ट हैं, चौथे बिल गेट्स हैं, और 5वें बन गए गौतम अडानी। और इसमें मुकेश अंबानी को 8वें स्थान पर बताया गया। उनकी संपत्ति 104.2 बिलियन डॉलर बताई गई। ये तो हमने बात करी है किसके अनुसार? फोर्ब्स के अनुसार। अगर मैं बात करता हूँ ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, तो गौतम अडानी की संपत्ति 119 अरब डॉलर बताई गई है, और इसी के साथ ये 6ठे स्थान पे बताए गए, जबकि मुकेश अंबानी 9वें स्थान पे बताए गए 102 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ। तो अलग अलग डेटा हैं, ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, MG मोटर इंडिया ने देश भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो आंसर होगा BPCL। तो अभी MG मोटर इंडिया ने देश भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ समझौता किया। और इस समझौते का उद्देश्य क्या है? 4 से 5 सालों के भीतर भारत के ग्राहकों को इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग सॉल्यूशन प्रदान करना। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों से 2 प्रश्न पूछने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। एक तो बताओ दुनिया का सबसे ऊंचाई पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे खुला, और बताओ भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन ये कहाँ पे खुला। इन दोनों को कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, इस बार मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, ऊर्जा प्रवाह जिसे अभी हाल ही में शामिल किया गया था, किस सशस्त्र बल का जहाज है? भारतीय तटरक्षक।
तो अभी अप्रैल 2022 में ऊर्जा प्रवाह नाम का भारतीय तटरक्षक जहाज, जिसको गुजरात के भरूच में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया। ये जहाज 36 मीटर लंबा है और ये कार्गो जहाज ईंधन, विमानन ईंधन और ताज़ा पानी ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। नाम है ऊर्जा प्रवाह। और इंडियन कोस्ट गार्ड से, भारतीय तटरक्षक बल से एक प्रश्न आपका करंट अफेयर्स का बनेगा कि इसके अभी 24वें प्रमुख कौन बने हैं, तो आंसर होगा वीएस पठानिया। अब हम बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन बन गए, तो आंसर होगा सुमन के बेरी। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज प्लीज़ अगर सेशन अच्छा लगा है तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए। सेशन को बनाने में बहुत मेहनत लगती है और मेहनत करने के लिए एक मोटिवेशन चाहिए होता है। आप अगर सपोर्ट करेंगे इस वीडियोस को, अगर अच्छे लगते हैं तो हम भी मोटिवेटेड फील करेंगे। और आपकी प्रैक्टिस के लिए इनकी क्विज भी बना करके अपलोड कर दी गई है आपके क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में। वहीं पे इनकी PDF पे आपको मिल जाएगी। क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।